सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 जावा स्क्रिप्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये सारे ही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस है तो ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सारे ही जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊँगा तो अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन देख लेना है। अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर कैपजेमिनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर इन्फोसिस में, तो वो सारी ही वीडियोस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टॉप 10 जावा स्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। तो क्वेश्चन के साथ आपको आंसर के बारे में भी पता चलेगा और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझा भी दूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या आपको इंटरव्यू के सामने देना है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डॉम। तो जावा स्क्रिप्ट में डॉम को समझने से पहले आपको पता होगा कि जब भी कभी भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। आपको पता है कि इन तीनों का यूज़ क्यों होता है। सबसे पहले HTML का अगर हम लोग यूज़ करें तो अगर हमें सबसे पहले कोई भी वेबसाइट में कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना है या कुछ लिखना है तो उसके लिए हम लोग HTML डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग CSS क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग स्टाइलिंग देते हैं। HTML जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टैग्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। और जावा स्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शनैलिटी देने के लिए या फिर डायनेमिक फंक्शनैलिटी हम लोग कह सकते हैं कि जब कभी भी आपके वेब पेज में कोई भी बटन क्लिक करता है या फिर टेक्स्ट को डायनेमिकली चेंज करना होता है तो उसके लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। डॉम का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये जो आपको पूरा दिख रहा है, ये जो आपको एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये आपका जो है एक डॉम है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसमें सारे ही HTML जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं और आपका रूट एलिमेंट होता है HTML। जब भी कभी भी आप अपना जो है HTML का सिंटेक्स लिखते हैं तो उसमें आप HTML करके ऐड करते हैं और लास्ट में आपका HTML का जो क्लोजिंग टैग होता है वो क्लोज होता है। इसी के अंदर आप सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो ये आपका पूरा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जिसमें कि रूट एलिमेंट में आप देख सकते हैं हेड टैग होता है, फिर हेड टैग में आपका एक टाइटल होता है, फिर टाइटल के अंदर टेक्स्ट माई टाइटल आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ही आप कह सकते हैं चाइल्ड नोड होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर ये चाइल्ड नोड हो गया, फिर ये हो गया, तो वैसे ही और ये हमारा एक पेरेंट नोड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं और इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड इन द ब्राउजर इट बिकम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, इट इज़ द रूट एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट द HTML डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा रूट एलिमेंट होता है और इट हैज़ प्रॉपर्टीज एंड मेथड बाय द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वी कैन ऐड डायनेमिक कंटेंट टू आवर पेज, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डायनेमिक कंटेंट ऐड कर सकते हैं की हेल्प से, वो हम फंक्शनैलिटी जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम यहाँ पे आपका बॉडी होता है, बॉडी के अंदर अलग अलग आप टैग यूज करते हैं। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टैग वगैरह मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो कि आप कंप्लीट HTML इन वन वीडियो पे जा करके देख सकते हैं। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। अब ये जनरली हम लोग इक्वलिटी ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। जब अगर हम लोगों को सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है और x डबल इक्वल टू y करना है, मीन्स कंपेरिजन करना होता है, तो हम लोग इसका ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले ये जो डबल इक्वल टू आप देख रहे हैं इसका यूज़ क्यों होता है और ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ क्यों होता है वो चीज़ अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो डबल इक्वल टू है इसमें हम लोग सिर्फ वैल्यू चेक करते हैं और ये जो आपका ट्रिपल इक्वल टू है इसमें हम लोग डेटा टाइप
प्लस वैल्यू दोनों चेक करते हैं। अब कैसे इसमें डिफरेंस आता है, सपोज x की वैल्यू 3 है जो कि नंबर है और y की वैल्यू 3 है जो कि स्ट्रिंग है। अगर हम x डबल इक्वल टू वाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर और स्ट्रिंग है, लेकिन हम लोग डबल इक्वल टू में सिर्फ वैल्यू चेक करते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप x डबल इक्वल टू वाई लिखोगे तो आपका ये जो y स्ट्रिंग है ये आपका नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद जब आपका 3 डबल इक्वल टू 3 होगा तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इट ट्राइज टू कन्वर्ट द ऑपरेंड टू द सेम टाइम बिफोर मेकिंग द कंपैरिजन। तो ये लोग इसमें होता क्या है कि जो आपका सपोज स्ट्रिंग है वो आपका नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये कंपैरिजन होगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा, बिकॉज 3 इज गोज टू अ नंबर बिफोर कंपैरिजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे x डबल इक्वल टू वाई हो गया। अगर x ट्रिपल इक्वल टू हम y करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसमें डेटा टाइप भी चेक होता है। तो अगर डेटा टाइप प्लस वैल्यू, तो चलो अगर मान लेते हैं वैल्यू हम लोगों ने देख लिया 3 एंड 3 है, लेकिन इनका जो डेटा टाइप है नंबर और स्ट्रिंग ये दोनों डिफरेंट है, इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो फॉल्स आएगी। ठीक है, तो बिकॉज द टाइप्स आर डिफरेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल दे करके। तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करेंगे। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग, आई होप आपने जावा में पढ़ा भी होगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, कि सपोज आपने कोड लिखा है, उस कोड पे अगर सपोज बीच कोई ऐसा थर्ड या फोर्थ स्टेटमेंट है जिसमें कुछ एक्सेप्शन अकर हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेप्शन होता क्या है डिफिनेशन से, उसके बाद आगे चीज़ें समझाऊंगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट इज अ मैकेनिज्म that allow developer to handle error and unexpected situation in their code। तो सपोज अगर आपने कोई ऐसा कोड लिखा है जिसमें कुछ एक्सेप्शन आ रहे हैं, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करना पड़ता है। When a JavaScript program encounter an error or an exceptional condition during its एग्जीक्यूशन, इट कैन थ्रो एन एक्सेप्शन, कि जब कभी भी अगर आपका प्रोग्राम कुछ ऐसा एक्सेप्शनल कंडीशन है तो वहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन थ्रो किया जाएगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करता क्या है, अलाउ यू टू कैच दीज एक्सेप्शन एंड टेक प्रॉपर एक्शन प्रिवेंटिंग व्हेन द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैश एंड प्रोवाइडिंग अ चांस टू रिकवर फ्रॉम एरर। अब यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये चीज़ यूज़ होती है। तो सपोज यहाँ पे आपने कोई स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, हम मान के चलते हैं आपने स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5, आपने 5 यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, और सपोज अगर थर्ड पे ऐसा कोई एक्सेप्शन अकर हो रहा है। अब एक्सेप्शन अकर कैसे होता है कि सपोज अगर आपने थर्ड स्टेटमेंट में कोड में आपने लिखा है x डिवाइड बाई 0, और x की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे सपोज 10 दी है, तो 10 डिवाइड बाई 0 पे क्या होगा, एक एक्सेप्शन अकर होगा। अब ये थर्ड अगर स्टेटमेंट पे एक्सेप्शन है तो उसके बाद वाला जो फोर्थ और फिफ्थ वाला कोड है ये आपका रन नहीं करेगा। तो अगर आपकी कोई ऐसी एक्सेप्शन अगर होती है तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपको कैच ब्लॉक के अंदर कोड लिखना पड़ता है। अब इसको हैंडल कैसे करते हैं वो चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ। सपोज दोस्तों यहाँ पे आपने जो है लिखा x डिवाइड बाई 0, और यहाँ पे जो है आपने कोई वैल्यू दे दी, तो इसके बाद आपको कैसे लिखना है, ट्राई के अंदर आपने ये लिखा और उसके बाद आपको कैच लिखना पड़ेगा। उस कैच के अंदर जो भी एक्सेप्शन है वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक 3 हम लोग लिखते हैं। तो द ट्राई ब्लॉक कंटेन द कोड दैट में पोटेंशियली थ्रो एन एक्सेप्शन। हम वो कोड लिखते हैं जिसमें हमें लगता है कि ये वाला कोड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो वो जैसे ही एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो वो क्या होगा, कैच ब्लॉक में आ जाएगा, और वो कैच ब्लॉक का जो भी एक्सेप्शन आपने लिखा होगा वो कोड रन कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैच ब्लॉक क्या करता है, कैच ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन इनसाइड द करस्पॉन्डिंग ट्राई ब्लॉक। इट अलाउ यू टू हैंडल द एक्सेप्शन एंड टेक करेक्टिव एक्शन। अब यहाँ पे फाइनली भी यूज होता है।
ट्राई ब्लॉक तो समझ गए, जो भी अगर आपको लगता है ये कोड जो है एक्सेप्शन दे सकता है तो उसे आप ट्राई में करिए, फिर आप नीचे जा करके कैच ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। अब फाइनली ब्लॉक का जनरली यूज़ क्या आता है, फाइनली ब्लॉक को हम लोग एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन वॉज थ्रोन और नॉट। तो ये जो फाइनली ब्लॉक है ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगा अगर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होती है या फिर नहीं होती। फाइनली ब्लॉक जनरली हम लोग जो है जो क्लीन अप एक्शन होता है उसके लिए हम लोग फाइनली ब्लॉक का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने कोड दैट में थ्रो एन एक्सेप्शन, फिर यहाँ पे कैच के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, और फाइनली ये ऑप्शनल होता है कोड दैट रन रिगार्डलेस ऑफ एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो अगर एक्सेप्शन अगर भी होता है नहीं भी होता तो भी ये फाइनली ब्लॉक आपका चलने वाला है। तो आई होप आपको ये एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं कि व्हाट इज डिफर्ड स्क्रिप्ट। अब डिफर्ड स्क्रिप्ट होता क्या है, तो सबसे पहले हमें नॉर्मल स्क्रिप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे रन होता है, उसके बाद हमें एसिंक कैसे रन होता है वो चीज़ समझ में आना चाहिए, उसके बाद हमें कैसे डिफर स्क्रिप्ट रन होती है वो चीज़ समझ में आएगा। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिफर्ड स्क्रिप्ट क्या होती है, तो वो चीज़ अभी आपको बाद में समझ में आएगा, तो जल्दी से मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो HTML का मैंने सिंटैक्स है वो लिख रखा है। जैसे डॉक टाइप HTML है, हेड टैग है, टाइटल है, बॉडी है, स्क्रिप्ट है, फिर बॉडी का क्लोजिंग टैग है, फिर HTML का क्लोजिंग टैग है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो ब्राउज़र होता है उस HTML के सिंटैक्स को रन करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पेज पे जो है वो HTML की जो पूरा बॉडी होता है वो विजिबल होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि नॉर्मल स्क्रिप्ट कैसे रन होती है। तो जब कभी भी ब्राउज़र HTML के जो सिंटैक्स है उसको रन करता है, जैसे ही सिंटैक्स रन होता है और किसी जगह पे जब उसे स्क्रिप्ट पार्ट दिखता है, स्क्रिप्ट टैग दिखता है, तो उसे रन करना पड़ता है ब्राउज़र को। तो ब्राउज़र क्या करता है, स्क्रिप्ट को रन करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्क्रिप्ट जो है आपका फेच होगा। ठीक है, बैकएंड से आपका स्क्रिप्ट फेच हुआ और उसके बाद स्क्रिप्ट जो है आपका एग्जीक्यूट किया। जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद फिर जो है आपका ब्राउज़र प्रॉपर रन करना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गैप है वो आपको दिखेगा नॉर्मल स्क्रिप्ट जब रन होता है। जैसे कि अगर सपोज आपका ये पूरा जो HTML का सिंटैक्स है वो रन किया और किसी जगह पे अगर स्क्रिप्ट यहाँ पे दिख गया तो सबसे पहले स्क्रिप्ट सर्वर पे जाएगा, फेच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो और डेटा होगा वो यहाँ पे ब्राउज़र रन करेगा HTML का। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा होता है जो नॉर्मल स्क्रिप्ट रन होता है। अब मैं आपको एसिंक बताता हूँ कि एसिंक कैसे रन। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज ये डिफर की जगह अगर एसिंक लिखा है, ठीक है, अगर एसिंक लिखा है तो स्क्रिप्ट कैसे रन होती है। तो सबसे पहले ब्राउज़र जो है क्या करता है, ये HTML के पार्ट को रन करता है और जैसे ही अगर स्क्रिप्ट दिखती है तो साइड में क्या होता है, बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट जो है वो फेच हो रही होती है। जब स्क्रिप्ट फेच हो रही होती है तो आपका जो ब्राउज़र है वो और भी HTML के सिंटैक्स को लोड कर रहा होता है और जैसे ही स्क्रिप्ट फेच हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है, तो स्क्रिप्ट क्या होता है, रन होती है। अब रन जब होती है उस टाइम पे इस ब्राउज़र को वेट करना पड़ता है और जैसे ही स्क्रिप्ट रन हो जाती है उसके बाद जो है क्या होता है, आपका जो फिर से ब्राउज़र जो है इस HTML को यहाँ पे रीड करता है और फिर लोड करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ब्लॉकिंग दिख जाती है आपको एसिंक में। लेकिन यहाँ पे डिफर में क्या होता है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। डिफर में क्या होता है कि सपोज अगर आपका HTML जो है वो पार्सिंग हो रहा है, मतलब ब्राउज़र जो है HTML को रीड कर रहा है और जब कभी भी स्क्रिप्ट यहाँ पे दिखती है तो स्क्रिप्ट भी आपका जो है बैकग्राउंड में चल रही होती है, मतलब फेच हो रही होती है। और जैसे ही स्क्रिप्ट और हमारा HTML पार्सिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, मतलब ब्राउज़र पूरा HTML डॉक्यूमेंट को रीड कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, ये स्क्रिप्ट जो है वो रन होती है। मतलब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद HTML जब रीड हो जाता है उसके बाद ये ब्राउज़र जो है इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है तो हमें वो डेटा दिखता है। तो 3 यहाँ पे तरीका होता है। नॉर्मल में मैंने आपको बताया कि ब्राउज़र को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। पहले स्क्रिप्ट जाएगा, फिर फेच हुआ और स्क्रिप्ट फेच होने के बाद एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद हमारा जो ब्राउज़र है वो यहाँ पे रन करेगा। तो इसमें जो है आप गैप देख सकते हैं।
अब उसके बाद आता है हमारा एसिंक। एसिंक में अगर आप देखेंगे हमारा जैसे ही HTML जो ब्राउज़र है वो HTML को रीड कर रहा है, फिर क्या होगा, साइड में स्क्रिप्ट जो है फेच होना स्टार्ट हो जाएगा, स्क्रिप्ट फेच होता रहेगा। और साथ ही साथ हमारा ये HTML जो हमारा ब्राउज़र है वो इस HTML को रीड करता जाएगा, और जिस टाइम पे ये स्क्रिप्ट जो है फेच होने के बाद स्क्रिप्ट अगर अवेलेबल हो गई है, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो गई है, उस टाइम पे ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा और उसको जो ब्राउज़र है उसे वेट करना पड़ेगा। और उस वेटिंग के बाद जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर हमारा ये ब्राउज़र रन करने लगेगा, HTML जो भी आपका पेज है वो लोड होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि डिफर्ड स्क्रिप्ट होता क्या है। द डिफर एट्रीब्यूट टेल द ब्राउज़र नॉट टू वेट फॉर द स्क्रिप्ट, कि स्क्रिप्ट के लिए वेट नहीं करना। इंस्टेड द ब्राउज़र विल कंटिन्यू टू प्रोसेस द HTML बिल्ड डॉम, द स्क्रिप्ट लोड इन द ब्राउज़र एंड देन रन व्हेन द डॉम इज फुली बिल्ड। तो ये क्या होता है, जब पूरा ही ब्राउज़र इस HTML डॉक्यूमेंट को रीड कर लेता है उसके बाद जो है स्क्रिप्ट हमारा एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और तब तक हमारा क्या होता है, इसी बीच में जो है स्क्रिप्ट फेच होता रहता है। और स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट जब HTML पूरा कंप्लीट हो जाता है, रीड कर लेता है ब्राउज़र, उसके बाद हमारा ये एग्जीक्यूट होता है स्क्रिप्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ अगर डिफर की जगह आप एसिंक लिखेंगे तो एसिंक की तरह रिएक्ट करेगा, और डिफर करेंगे तो डिफर की तरह रिएक्ट करेगा। और बेनिफिट क्या होता है, इम्प्रूव्ड पेज लोड टाइम, ठीक है। जैसे ही पेज लोड टाइम होता है वो इंप्रूव होता है। जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, अगर मल्टीपल स्क्रिप्ट अगर उस ब्राउज़र को दिखती है तो उसका भी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जैसे ही HTML रीड हो जाएगा तो पहला ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। और अवॉइड ब्लॉकिंग, इसमें जो ब्लॉकिंग है वो यहाँ पे अवॉइड होती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि डिफर्ड स्क्रिप्ट क्या होती है। तो दोस्तों हम लोग जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लेट, कॉन्स्ट एंड वेर इन जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल आपको दिखते हैं लेट, कॉन्स्ट और वेर, इसमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग वेर की बात करें तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद वेर आर इन द फंक्शन स्कोप, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल हम लोग वेर के साथ डिक्लेयर करते हैं वो फंक्शन स्कोप में होते हैं। जैसे कि फंक्शन f5 यहाँ पे एक बना है और वेर a इक्वल टू 20, तो अब हम लोग इसको अगर console.log a करेंगे तो हमें यहाँ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 20, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग लेट की बात करें तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज लेट आर इन द ब्लॉक स्कोप, ठीक है। तो जो लेट होता है वो ब्लॉक स्कोप में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर लूप है लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, और console.log i हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो सेम अगर हम लोग कॉन्स्ट की बात करें तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्ट आर इन द ब्लॉक स्कोप, ये भी आपका ब्लॉक स्कोप में होता है। और लेट भी आपका ब्लॉक स्कोप में है, और वेर जो है आपका फंक्शन स्कोप में है। जैसे कि आप नॉर्मल कॉन्स्ट x इक्वल टू 2 देख रहे हैं तो console.log करेंगे तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये पहला डिफरेंस होता है जो कि सिंपल है, और आप इसे जो है इंटरव्यू के सामने जो है एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं रीअसाइन द वैल्यू। अब देखो वैल्यू कैसे रीअसाइन होती है। अगर हम लोग वेर और लेट में देखें तो वैल्यू रीअसाइन हो सकती है, लेकिन कॉन्स्ट में क्या होता है, वैल्यू रीअसाइन नहीं हो सकती। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है वेर v5 इक्वल टू 1, और v5 की वैल्यू हम लोग चेंज करके 20 कर देते हैं मान लो, और console.log कराते हैं v5 को, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो 20 आ जाएगा। सेम अगर वेर की जगह आप लेट यूज़ करेंगे तो ये भी वैल्यू रीअसाइन हो जाएगी। लेकिन अगर कॉन्स्ट में v5 1 लिखा है, v5 आप 10 कर देते हैं, रीअसाइन करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे आपको एक एरर मैसेज देखने को मिलेगा, वैल्यूज़ वेरिएबल वैल्यू कैन नॉट बी रीअसाइंड। आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है वेर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जो डिफरेंस आता है वो होस्टिंग का है। होस्टिंग मीन्स दैट यू कैन डिफाइन अ वेरिएबल बिफोर इट्स डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन से पहले हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग वेर की बात करें तो ये अलाउड है, लेकिन लेट और कॉन्स्ट में ये चीज़ अलाउड नहीं है। जैसे कि अगर आपने x इक्वल टू 10 लिखा और console.log x कराते हैं और वेर यहाँ पे आप x लिखते हैं, तो यहाँ पे ये आसानी से 10 आपको प्रिंट होता दिख जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट आप यूज़ करेंगे तो इसमें एरर आएगा कि वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। सबसे पहले आपको जो है लेट x लिखना पड़ेगा, उसके बाद x की वैल्यू आपको 10 देनी पड़ेगी, फिर आप console.log करा सकते हैं। सेम एज कॉन्स्ट भी आप करेंगे, लेकिन इस वेर में ही अलाउड होता है
कि आप डिफाइन कर सकते हैं डिक्लेरेशन से पहले। तो ये आपका थर्ड डिफरेंस है। तो आई होप आपको पहला, दूसरा और तीसरा डिफरेंस तीनों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये आपके बेसिक क्वेश्चन है और आपको पता होना ज़रूरी है। तो जावास्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें कि 200 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है और आपका एक रेफरेंस्ड टाइप होता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो वो आपका नंबर होता है। तो नंबर रिप्रेजेंट बोथ इंटरनल एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दोनों होता है, जैसे 42 और 3.14 लेते हैं तो ये दोनों ही आ जाता है नंबर। तो ये आपका पहला डेटा टाइप है। उसके बाद आपका जो आपका सेकंड डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो अगर आप जो है किसी भी वेरिएबल में जो है डबल कोट में वैल्यू देते हैं और या फिर आप सिंगल कोट में वैल्यू देते हैं तो ये आपका एज अ स्ट्रिंग लिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे हेलो वर्ड देख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट, ये दोनों ही आपका स्ट्रिंग है। फिर आपका थर्ड यहाँ पे बात करते हैं बूलियन। तो बूलियन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है, यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं बूलियन। अब यहाँ पे फोर्थ क्या आता है? अनडिफाइंड। अगर आपने सिंपल सा जो है लेट एक्स लिख दिया है तो अगर आपने इसको जो है डिक्लेयर नहीं किया तो ये इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। रिप्रेजेंट अ वेरिएबल दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बट हैजंट बीन असाइंड अ वैल्यू येट। जिसमें मतलब डिक्लेयर हो चुका है बट उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है तो वो अनडिफाइंड है। अब बात करते हैं नल। नल का मतलब ये होता है रिप्रेजेंट द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू। इट्स अ वैल्यू दैट इज एक्सप्लिसिटली सेट टू इंडिकेट नो वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल नल। अब जैसे कि यहाँ पे जो है नल हम वैल्यू असाइन भी करते हैं, ठीक है, नल वैल्यू हम असाइन भी, जैसे लेट एक्स लिख दिया और एक्स के अंदर मैं नल भी असाइन कर सकता हूँ। तो ये भी हमारा एक डेटा टाइप है। और उसके बाद आते हैं सिंबल। सिंबल भी हमारा डेटा टाइप है जो कि ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस किया गया। सिंबल आर यूनिक एंड इम्यूटेबल वैल्यूज होता है, ऑफन यूज्ड एज अ प्रॉपर्टी कीज इन ऑब्जेक्ट में यूज होता है। और बिग इंट भी आपका है जो कि यूज फॉर लार्जर इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं। अगर हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप की बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कॉन्स्ट पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है जॉन है, लास्ट नेम डो है, तो ये की वैल्यू पेयर में हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और एरे की बात करें तो सेम एज एरे, जैसे कि यहाँ पे अगर 1 2 3 स्टोर कर रखा है, ये भी एज अ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर है। तो यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं जो कि यूज होते हैं। तो ये सारे ही आप एक बार देख लीजिएगा, सारे डेटा टाइप मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैंने आपको समझा भी दिया कि किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं कि व्हाट आर एरो फंक्शंस। तो अब यहाँ पे एरो फंक्शंस क्या होते हैं? तो जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था ECMAScript 6 में। तो यहाँ पे देखिए एरो फंक्शंस आर अ कॉन्साइज एंड मॉडर्न सिंटेक्स इंट्रोड्यूस इन ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर डिफाइनिंग फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। दे प्रोवाइड अ मोर कॉम्पैक्ट वे टू राइट एनोनिमस फंक्शंस, मेकिंग कोड शॉर्टर एंड ऑफर इजियर टू रीड। तो आप जो है जो एरो फंक्शंस है उससे कोड को और भी ज़्यादा कॉन्साइज और सिंपल बना सकते हैं। जैसे कि इसका अगर आप सिंटेक्स देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कॉन्स्ट लिखा है, फिर आपको फंक्शन का नाम देना है, फिर यहाँ पे पैरामीटर है, फिर आपका यहाँ पे एरो फंक्शन है, फिर इस करली ब्रैकेट के अंदर आपको फंक्शन बॉडी और रिटर्न वैल्यू आपको देना है रिटर्न करके। अब रेगुलर फंक्शन अगर आप देखेंगे तो फंक्शन ऐड आपने लिखा है यहाँ पे फंक्शन का नाम, और a, b और नॉर्मल रिटर्न a+b आप लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को कैसे फैट एरो या फिर कह सकते हैं एरो फंक्शन में यूज़ किया गया है। तो कॉन्स्ट आपने लिखा, सबसे पहले आपको कॉन्स्ट यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद ऐड एरो, ये है आपका फंक्शन का नाम, फिर आपको इक्वल लगाना है, फिर a, b। तो आप यहाँ पे पैरामीटर दिया a, b, फिर आपने यहाँ पे ये एरो फंक्शन दिया, फिर एरो फंक्शन दिया, उसके बाद आप करली के बाद भी लिख सकते हो और यहाँ पे सिंपल a+b लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग जो है एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल फंक्शन से सिर्फ एक लाइन में। और दोस्तों सम टाइम क्या होता है, जो एरो फंक्शंस आर स्पेशली यूजफुल फॉर राइटिंग कॉन्साइज कोड इन केस वेयर यू वांट टू क्रिएट सिंपल फंक्शंस। They may not be suitable for all scenarios, especially when dealing with more complex function bodies.
तो जनरली होता क्या है कि अगर कुछ कॉम्प्लेक्स आपको फंक्शंस लिखना पड़ता है तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते हो एरो फंक्शंस, लेकिन आप जो सिंपल जो फंक्शंस होते हैं उसकी जगह पे आपको रिप्लेस करके एरो फंक्शंस भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं। अब यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, नल जो है इट इज एक्सप्लिसिटली असाइंड टू वेरिएबल और प्रॉपर्टीज वेयर देयर इज नो मीनिंगफुल वैल्यू टू बी असाइंड। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हम लोग नल को असाइन करते हैं, जैसे कि लेट माई वेरिएबल इक्वल टू नल आप लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लिसिटली जो है असाइन करते हैं वेरिएबल में। और अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड मीन्स अ वेरिएबल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बट हैजेंट नॉट बीन असाइंड अ वैल्यू, ठीक है। जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है बट उसमें कोई वैल्यू नहीं असाइन है, जैसे कि लेट माई वेरिएबल। अब अगर आप इसको माई वेरिएबल को जो है प्रिंट कराओगे तो आउटपुट यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। तो ये आपका नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। तो एक्सप्लेन क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोजर क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को ये डिफ़िकल्टी होती है कि क्लोजर क्या होता है, उन्हें समझ में नहीं आता। तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कि क्लोजर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, उसी से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो अ क्लोजर इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट दैट अगर व्हेन अ नेस्टेड फंक्शन इनर फंक्शन इज डिफाइंड within another function and retain access to the outer function variable even after the outer function has finished executing. In other words, a closure closes over when the variable from its containing scope, allowing the inner function to access and manipulate those variable even when it's called outside of the outer function context. तो अब दोस्तों इसको पढ़ने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। जैसे कि हमने एक फंक्शन बना रखा है और ये फंक्शन एक आउटर फंक्शन है। उस आउटर फंक्शन के अंदर मैंने एक कॉन्स्ट यहाँ पे वेरिएबल देख सकते हैं, आउटर वेरिएबल मैंने बना रखा है। फिर उसके अंदर मैंने एक फंक्शन इनर फंक्शन बनाया है, जो कि मैंने यहाँ पे console.log आउटर वेरिएबल को प्रिंट कराया है और रिटर्न करवाया है इनर फंक्शन। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट क्लोजर एग्जाम्पल है, उसके अंदर मैंने आउटर फंक्शन को कॉल किया है। अब यहाँ पे आउटपुट देखते हैं कि क्लोजर एग्जाम्पल में क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पे ये क्लोजर जो बोल रहे हैं उसका पहले यहाँ पे प्रोसेस आपको समझना है कि कैसे काम करता है। सबसे पहले मैंने ये जो फंक्शन बना रखा है, उस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक इनर फंक्शन है। अब ये इनर फंक्शन क्या कर रहा है, अब ये इनर फंक्शन ये जो आउटर वेरिएबल है इनको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। इनर फंक्शन हैज़ एक्सेस टू आउटर वेरिएबल, सबसे पहली बात तो ये होता है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, एंड रिटेन एक्सेस टू द आउटर फंक्शन वेरिएबल इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको कॉन्स्ट क्लोजर एग्जाम्पल जो है आउटर फंक्शन को कॉल किया, तो ये कॉल करने के बाद ये अंदर आएगा। अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न क्या करेगा, इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब ये इनर फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है ये क्या करेगा, आउटर वेरिएबल को जो है एक्सेस कर पाएगा। और ये सिंपल सा आई एम फ्रॉम द आउटर फंक्शन प्रिंट आपका यहाँ पे क्लोजर एग्जाम्पल में कर देगा। अब यहाँ पे क्लोजर किसको बोलते हैं, क्लोजर व्हेन आउटर फंक्शन इज कॉल्ड। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर फंक्शन कॉल हुआ है और रिटर्न आपका इनर फंक्शन कर रहा हो, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं क्लोजर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। क्लोजर का मतलब ये हुआ कि जब आप आउटर फंक्शन को कॉल करो और उसके बाद रिटर्न आपका इनर फंक्शन हो रहा है, तो हम लोग उसको कहते हैं क्लोजर फॉर्मेशन हुआ है जावास्क्रिप्ट में। अब इन दिस एग्जांपल द इनर फंक्शन इज डिफाइंड विद इन द स्कोप ऑफ आउटर फंक्शन विच मीन्स इट कैप्चर्स द रेफरेंस टू द आउटर वेरिएबल व्हेन आउटर फंक्शन इज कॉल्ड एंड द इनर फंक्शन इज रिटर्न्ड द क्लोजर इज फॉर्म्ड, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आउटर फंक्शन को अगर हम कॉल कर रहे हैं लेकिन हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, इनर फंक्शन, उस आउटर फंक्शन के अंदर रिटर्न इनर फंक्शन कर रहा है, तो जो है क्लोजर का जो है फॉर्मेशन होता है। इवन आफ्टर आउटर फंक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूशन द इनर फंक्शन स्टिल हैज़ एक्सेस टू आउटर वेरिएबल ड्यू टू क्लोजर। तो आई होप आपको ये क्लोजर का मतलब समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक इनर फंक्शन होता है और उस इनर फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है यही हमारा जो है क्लोजर बन जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपसे इंटरव्यू में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉमिस क्या होता है। तो एटलीस्ट अगर आप जो है नहीं पता है तो इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी चीज़ें प्रॉमिस के बारे में पता चलेंगी और आप इंटरव्यू के जो है थ्योरी पार्ट और मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा कि प्रॉमिस के कोड कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रॉमिस का मतलब देखें तो जैसे कि दोस्तों अगर हम लोग प्रॉमिस की बात करें तो अपनी डेली लाइफ में हम बहुत जगह प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर हमने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया तो अमेज़ॉन से जब हम ऑर्डर करते हैं तो उसके दो चांसेस होते हैं, या फिर वो जो ऑर्डर है वो मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर हमें डिलीवर हो जाएगा, या फिर वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। तो दो कंडीशन हमेशा बनती है जब भी कभी भी आप प्रॉमिस करते हैं। सपोज अगर आपने कोई सर्वर से जो है कुछ डेटा फेच किया है तो या तो वो डेटा फेच हो जाएगा या फिर वो डेटा फेच नहीं होगा। दो ही कंडीशन बन सकती है। तो प्रॉमिस के केस में हमेशा आपको दो स्टेट देखने को मिलेगा, या तो आपका जो है प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा या फिर आपका प्रॉमिस फुलफिल नहीं होगा। तो अब अगर हम लोग इसको जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में देखें तो कैसे डिफिनेशन यहाँ पे लिखी है। द पर्पस ऑफ प्रॉमिस इन जावा स्क्रिप्ट इज टू सिंप्लीफाई एंड मैनेज एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, मेकिंग इट easier to work with code that involve tasks like fetching data from servers, reading files, or performing other non-blocking operations. Promises provide a structured way to handle asynchronous operation and their outcome helping to avoid callback hell and improve code readability। तो ये तो दोस्तों जो है एक स्टेटमेंट है जो प्रॉमिस का पर्पस क्या होता है वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जो है प्रॉमिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रॉमिस के तीन स्टेट्स होते हैं। पहला स्टेट आपका पेंडिंग स्टेट होता है। जब दोस्तों आप जो है प्रॉमिस यहाँ पे करते हैं कि आपका वो जो प्रोडक्ट है या तो वो रिजेक्ट होगा या फिर वो आपका फुलफिल होगा। दो ही कंडीशन हो सकती है, लेकिन इन दोनों कंडीशन से पहले जब आप प्रॉमिस करते हैं तो वो जो स्टेट होती है वो पेंडिंग स्टेट में होता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशन आती है, फुलफिल्ड या फिर रिजेक्टेड। प्रॉमिस या तो आपका कंप्लीट हो जाएगा या प्रॉमिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर सपोज कुछ आप सर्वर से, जैसे मैंने अभी बताया कि आप सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं डेटा को यूजिंग अ प्रॉमिस, प्रॉमिस के जरिए जैसे ही आप रिक्वेस्ट करते हैं डेटा को तो यहाँ पे सबसे पहले आपका पेंडिंग स्टेट में रहेगा। और व्हेन द डेटा अराइव सक्सेसफुली, अगर जब डेटा आ जाएगा तो मतलब वो हमारा फुलफिल्ड स्टेट में हो जाएगा, अदरवाइज अगर एरर आता है तो वो रिजेक्टेड स्टेट में हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन होती है। अब यहाँ पे सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे लेट प्रॉमिस इक्वल टू न्यू, ये हमारा प्रॉमिस है और इस प्रॉमिस के अंदर हमने एक फंक्शन पास किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या पास किया है, दो और फंक्शन हमने यहाँ पे पास किया है, एक हमारा रिजॉल्व है और एक हमारा रिजेक्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट के होते हैं। अब ये देखिए, जो प्रॉमिस हमारा कंस्ट्रक्टर होता है टेक्स अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, ये जो प्रॉमिस होता है ये फंक्शन एक तरीके का आर्गुमेंट ले रहा है, और जो फंक्शन ऑल्सो एक्सेप्ट टू फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर भी हमारे पास दो फंक्शन है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अगर प्रॉमिस रिटर्न करता है सक्सेसफुली तो रिजॉल्व फंक्शन कॉल होगा, और अगर हमारा कुछ एरर आता है तो रिजेक्ट फंक्शन कॉल होगा। सिंपल सा, जैसे कि आपको पता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और दो चीज़ होती है, डॉट देन और हमारा होता है डॉट कैच। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका डेटा जो है सर्वर से फेच हो जाता है तो हम लोग डॉट देन का यूज़ करते हैं, और टू हैंडल द रिजॉल्व्ड प्रॉमिस, जो भी प्रॉमिस में आपका आया होता है वो चीज़ डॉट देन से हैंडल करते हैं, और डॉट कैच से हम लोग हैंडल करते हैं अगर कोई एरर हमें उस प्रॉमिस के एग्जीक्यूशन में अगर मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ कि कैसे हमारा ये जो कोड है वो रन होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया, फेच डेटा नाम से ये फंक्शन है।
ठीक है। और करली के अंदर जो है मैंने क्या किया, ये जो फेच डेटा है इसके अंदर मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, न्यू प्रॉमिस, जिसमें कि मैंने क्या किया, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट है, ये दो फंक्शन मैंने पास किया। फिर यहाँ पे एरो फंक्शन है। फिर इस करली के अंदर मैंने एक सेट टाइम आउट फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने डेटा पास किया है 1 2 3 4 5। और उसके बाद मैंने लिखा है इफ डेटा इज सक्सेसफुली फेच्ड, अगर डेटा फेच्ड हो जाता है तो रिजॉल्व द प्रॉमिस। ठीक है। अब यहाँ पे रिजॉल्व के अंदर मैंने क्या किया है, डेटा पास किया है। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो रिजॉल्व फंक्शन है इसको कॉल करेगा। ठीक है। और अगर कोई एरर आता है तो आप ऐसे रिजेक्ट न्यू एरर फेल्ड टू फेच डेटा ऐसे करके आप यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर रिजेक्शन होता है तो फिर ऐसे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद मैंने 2000 दिया है, तो ये 2 सेकेंड डिले में चलने वाला है। तो ये तो हो गया कोड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे फेच करते हैं। तो जब भी कभी भी हम लोग प्रॉमिस का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं फेच डेटा। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन का जो फेच डेटा था इसको मैंने कॉल किया। फिर मैंने डॉट देन आपको बताया था कि अगर जो प्रॉमिस है वो सक्सेसफुली मतलब डेटा फेच कर लेता है तो हम क्या करते हैं, डेटा फेच्ड सक्सेसफुली रिटर्न करवाते हैं। और डॉट कैच का मतलब ये है कि अगर कोई एरर आता है तो हम लोग एरर फेचिंग डेटा को प्रिंट करा देंगे। तो ये होता है एक कंडीशन की किस तरीके से हम लोग प्रॉमिस की हेल्प से, मैंने आपको बताया कि कैसे यूज होता है। ठीक है। आई होप आपको ये सारे एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत प्रॉमिस के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है और आपको काफ़ी चीज़ें इनसाइड द कोड समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने एक आपको सिंपल सा एग्जांपल समझाया कि प्रॉमिस कैसे हेल्प करता है। मैंने आपको सिंटेक्स बताया कि किस तरीके से प्रॉमिसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।